बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइका को इस्तेमाल करते हुए हम अपना केस किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ नेविगेशन पैन में भी कर सकते हैं और ये लॉगिन का आप बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपने इस फील्ड में अपना रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर लिखना है और इस फील्ड में आपने पासवर्ड लिखना है। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। केस एनालिसिस के लिए आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं या आप ये केस एनालिसिस पर भी टैप या क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एनालिसिस फॉर्म जो है वो आ जाएगा। जब इस एनालिसिस फॉर्म में मैं अगर देखूं तो इसके दो मेजर हिस्से हैं। ये देखेंगे पेशेंट इनटेक फॉर्म है। इसका ये पहला जो हिस्सा है वो पेशेंट इंफॉर्मेशन से मुतल्लक है और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ से शुरू होगा और ये केस डिटेल्स हम इसमें देंगे। तो बेसिकली ये फॉर्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो मेरे पास एक केस मौजूद है, मैं उसको यहाँ पर इनपुट करूंगा और इसका एनालिसिस लेंगे। केस एनालिसिस करने के लिए ये जितने भी फील्ड्स हैं ये सारे ऑप्शनल हैं। अब ये दूसरा हिस्सा हमारा शुरू हो गया यहाँ से हमारे फॉर्म का। इसमें कि वो मरीज आप कब विजिट किया उसने आपका क्लिनिक, आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये अगला जो हिस्सा है इसमें जो ऑप्शंस हैं कि ये जो मशवरा है, जो विजिट है, ये आप आया मरीज पहली दफा आपके पास आ रहा है या उसका जो है वो दूसरा या तीसरा विजिट है एक बीमारी के सिलसिला में, तो उसके मुताबिक आप इसको इब्तदाई या ज़िमनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ये भी सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने, जितने भी कॉलम्स फिल किए हैं, जितने भी फील्ड्स हमने फिल किए हैं, वो सारे के सारे अपने रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी दर्ज नहीं करेंगे तो आपका फिर भी केस एनालिसिस का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से हमारे जो है ना असल केस शुरू होगा और इसमें भी आप देखें अगर तो इसका जो पहला कॉलम है वो चीफ कंप्लेंट से मुतल्लक है, दूसरा इसकी डिटेल है, तीसरा सेंसेशन है यानी कैफियत या एहसासात हम इसमें दर्ज कर सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम यानी बीमारी की वजह क्या है, मोडेलिटीज जो हैं, और उसके बाद फिजिकल यानी उसकी अमूमी जिस्मानी कैफियत कैसी है मरीज की, और उसकी जो जहनी अलामात हैं वो अगर हमारे पास अलग से हैं तो हम यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और उसकी पास्ट हिस्ट्री जो है वो भी हम मरीज की यहाँ दर्ज कर देंगे अगर हमारे पास है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री पूछकर हम यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उस मरीज ने कोई रिपोर्ट्स करवाई हुई हैं जैसा कि अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, खून के या पेशाब वगैरह के टेस्ट हैं, तो उन टेस्टों की जो रिपोर्ट है वो पढ़कर उसमें जो हाइलाइटेड रिजल्ट्स होंगे यानी जो मुतल्लका रिजल्ट्स हैं या जो दुरुस्त रिजल्ट्स नहीं हैं या उस रिपोर्ट के एंड पर जो डॉक्टर ने अपनी राय दी होती है वो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मेडिसिन वो ले चुका है पहले एलोपैथी की या होम्योपैथी की, ये भी आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और इस कॉलम के अंदर जो कि प्रैक्टिशनर ऑब्जर्वेशंस का है, इसमें हम वो चीजें दर्ज करते हैं कि जैसे मरीज को देखकर डॉक्टर साहब जो हैं वो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मसलन मरीज आता है तो डॉक्टर साहब उसका टेम्परेचर लेते हैं तो यहाँ टेम्परेचर आप दर्ज कर सकते हैं। उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं आप तो ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो यहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा आप मरीज की आंखों का या आप उसकी ज़ुबान का मुआयना करते हैं, उसकी स्किन का मुआयना करते हैं,
उसकी रंगत का मुआयना करते हैं या कोई और साइंस वगैरह आप देखते हैं मरीज में, तो वो सारे साइंस आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम है आखिरी, वो ये है कि अगर कोई चीज़ जो ऊपर लिस्ट में मौजूद नहीं है, ये हमारे कॉलम्स में मौजूद नहीं है और आप उसको भी दर्ज करना चाहते हैं, तो फिर ये आखिरी कॉलम इसलिए दिया हुआ है कि कोई मज़ीद मालूमात जो हैं वो आप इस कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये जितना भी हमारे पास ये कॉलम्स या फील्ड्स हमने बनाए हुए हैं, ये चीफ कंप्लेंट से लेकर आखिर तक, तो आप इसमें देख सकते हैं कि चीफ कंप्लेंट के आगे ये एक लफ्ज लिखा हुआ है रिक्वायर्ड का और साथ एक स्टार बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस फील्ड में को आप खाली नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा आप देखें तो किसी भी फील्ड में रिक्वायर्ड या स्टार मौजूद नहीं है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि भले बाकी सारे फील्ड्स में आप कुछ भी ना लिखें, उसको खाली छोड़ दें, लेकिन ये जो एक फील्ड है, ये इसमें लाजमी आपने कुछ लिखना है। उसकी वजह ये है कि जो मरीज आता है कम से कम वो अपनी तकलीफ या शिकायत तो जरूर बताएगा ना, और कोई अलामत भी ना हो, ये जरूर होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज आपको यहाँ मैं शेयर करता चलूं कि अगर किसी डॉक्टर साहब ने केस टेकिंग पहले ही अच्छी तरह की हुई है और पूरा केस एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें जो इधर लिस्ट की हुई हैं, मसलन उसकी डिटेल यानी शिकायत के साथ उसकी डिटेल, उसकी कैफियत, उसकी जहनी कैफियत और उसके साइंस और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो मोडेलिटीज और जितनी भी चीजें नीचे कॉलम्स में दी हुई हैं, ये सारी आप एक साथ यहाँ पर भी एक पैराग्राफ की शक्ल में या सेंटेंसेस की शक्ल में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से केस टेक नहीं कर रखा हुआ है, तो आप इस इन कॉलम्स के मुताबिक उस मरीज से क्वेश्चंस करते जाएंगे इंटरव्यू के दौरान और उसके जवाबात को इन कॉलम्स के अंदर आप फिल करते जाएं ताकि आपको आसानी हो। ये जो इतने कॉलम्स बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे दोस्त अभी तजर्बा कम रखते हैं और उनको केस टेकिंग का भी तजर्बा नहीं है, तो कम से कम उनको यहाँ थोड़ी ट्रेनिंग भी मिल जाए कि एक केस को टेक करते हुए कौन से सवालात पूछना जरूरी हैं। तो ये कॉलम्स बनाने की वजह ये है। और अगर कोई सवाल पूछना जहन में ना रहा हो डॉक्टर साहब के, तो इन कॉलम्स को देखकर भी उनके जहन में आ सकता है कि भाई जो कंप्लेंट है उसकी पूछना है उसके बारे में कि भाई उसकी कितनी, मतलब अगर दर्द हो रहा है तो कितनी शिद्दत का हो रहा है, उसका फैलाव मतलब कहाँ से कहाँ तक है, उसकी नौयत कैसी है, इसी तरह उनको एहसासात क्या हैं और इसी तरह मोडेलिटीज वगैरह अगर वो पूछना भूल गया है, डॉक्टर साहब पहले केस में नहीं लिखी हुई, तो आप इसको देखकर उसे याद आ जाएगा कि हमने मोडेलिटीज भी मरीज की जो है वो दर्ज करनी है। इसी तरह यानी ये कॉलम्स सारे बनाने का मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं केस एनालिसिस में, वो एक सारी सारी जो है वो दर्ज हो सकें। और साथ आप देख रहे होंगे कि हर कॉलम में कुछ ना कुछ हाईलाइट किया हुआ है ताकि ये हेल्प मिल सके डॉक्टर साहब को कि इन कॉलम में आप किस तरह की जो है वो सवालात के जवाब लिख सकते हैं। तो खैर अगेन मैं अब सारी जो गुफ्तगू है उसको अगर समेटूं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आप सारे का सारा केस इस एक कॉलम में भी लिख सकते हैं जो कि ज़रूरी है, और अगर आप सारे कॉलम्स को या चंद मजीद कॉलम्स को भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नीचे मौजूद किसी कॉलम को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप फिल भी कर सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। तो आज के डेमो में मैंने एक पहले से जो है वो केस उसको बना के रखा हुआ है पैराग्राफ की शक्ल में, तो मैं वही कॉपी करके तो इधर आपके सामने पेस्ट कर दूंगा। ये हमारी जो है वो चीफ कंप्लेंट जो है वो बन जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट ये सारी जो है वो उसकी कंप्लेंट हमने यहाँ लिखी हुई है, तो हर चीज एक ही पैराग्राफ में लिखकर भी आप केस को एनालाइज कर सकते हैं। हमारा जो एआई सिस्टम है वो खुद ब खुद इस पैराग्राफ में से जो जो भी हेडिंग्स के मुताबिक चीजें बनती हैं उनको खुद ही अलहदा कर लेगा, वो खुद ही देख लेगा कि इसमें जो है वो मोडेलिटीज क्या हैं और इसमें जो है वो फिजिकल जो है वो सिम्टम्स क्या हैं और इसमें जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो क्या बनती हैं। ये एआई खुद ब खुद ही कर सकता है।
तो आज हम टाइम की बचत के लिए और ये समझाने के लिए कि ये मेन कॉलम है, इसमें आपने लाजमी जो शिकायत है वो दर्ज करनी है और उस शिकायत के साथ जो कुछ भी और मालूम हो वो सारे का सारा भी आप इसी एक कॉलम में भी दर्ज कर सकते हैं। या अगर आपको सहूलत हो कि आपने तमाम कॉलम्स में अलग-अलग मालूमात दर्ज करनी है तो ये भी आप पर मुनहसर है, आप ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ये हमने अपना केस जो है वो लिख लिया है। अब हम एनालाइज की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एनालिसिस मोड है। एनालिसिस मोड में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, यानी एक तो है जी कैंट प्रायोरिटी एनालिसिस, ये ऑलरेडी सिलेक्ट होता है, और दूसरा है रेमेडी सजेशन और मटेरिया मेडिका क्रॉस लिंक्स। अब अगर आप सिर्फ कैंट प्रायोरिटी एनालिसिस को सिलेक्ट करेंगे और ये एनालाइज का बटन प्रेस कर देंगे तो आउटपुट में सिर्फ आपको कैंट एनालिसिस मिलेगा, यानी उसमें रेमेडीज नहीं दिखाएगा और मटेरिया मेडिका भी नहीं दिखाएगा। ये उन दोस्तों के लिए, सीनियर डॉक्टर्स के लिए ये ऑप्शन ठीक है जो सिर्फ रूब्रिक्स जो हैं वो देखकर और खुद से रेमेडी तलाश करना चाहें। लेकिन जिन दोस्तों का अभी जो एक्सपीरियंस कम है या जो रेमेडीज भी देखना चाहते हैं, सजेस्टेड रेमेडीज और मटेरिया मेडिका भी देखना चाहते हैं उसके क्रॉस लिंक्स, तो वो लाजमी इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप हर केस एनालाइज करते हुए ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो उनको सिलेक्ट कर लें। जब ये ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपने ये एनालाइज केस का जो बटन है, अगर आप मोबाइल पे हैं तो इसको टैप कर दें, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर हैं तो इसको माउस की मदद से एक दफा आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो नीचे स्टेटस आ जाता है कि ये रेपर्टरी जो है वो उसको कंसल्ट कर रहा है हमारा एआई सिस्टम, यानी ये केस रेपर्टाइज हो रहा है। इसमें कुछ सेकंड्स जो हैं वो लग सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी तफसील दर्ज की हुई है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की जो स्पीड है वो कितनी है, और तीसरे नंबर पे जो है वो ट्रैफिक जो है उसको उस पर उसका भी असर इस पर जो है वो लाजमी इसकी स्पीड पर होगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि एनालिसिस जो है वो हमारे सामने आ गया है। अब इस एनालिसिस में ये जो केस एनालिसिस का आप देख रहे हैं हिस्सा, इसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं और हम इन सब को बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये देखिए जी, इसमें ये मुख्तलिफ टैब्स हैं। सबसे पहला टैब समरी का है, जो केस आपने ऊपर दिया हुआ है ये उसकी जो है वो समरी एआई ने जनरेट की है। और नेक्स्ट है जो टैब है वो सिम्टम्स का है, और इसमें जो केस में से सिम्टम्स निकाली हैं एआई ने वो यहाँ दी हुई हैं, और सिम्टम्स लिखने में आप देख सकते हैं कि ये कैंट प्रायोरिटी को इस्तेमाल कर रहा है, यानी सबसे ऊपर मेंटल जो सिम्टम्स हैं वो लिखी हुई हैं, फिर फिजिकल और जनरल जो सिम्टम्स हैं वो लिखी हैं, और आखिर में पर्टिकुलर जो सिम्टम्स हैं वो दर्ज की हुई हैं। सर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये इसकी जो रूब्रिक्स हैं और रेपर्टरी की वो एआई ने निकाली हैं। इसी तरह माइंड के रूब्रिक्स हैं, जनरल रूब्रिक्स हैं और पर्टिकुलर रूब्रिक्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट अगर हम टैब देखें तो ये इन रूब्रिक्स की वजाहत है इस टैब में दी हुई। और नेक्स्ट जो है, यहाँ अगले टैब में आप इसकी कैंट प्रायोरिटी देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं वो पहले दी हुई हैं, और उसके बाद जो कुछ वीक सिम्टम्स हैं या जिनकी अहमियत कम है वो नीचे लिखी हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टैब है क्लैरिफिकेशंस। तो क्लैरिफिकेशन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सजेस्टेड क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चंस हमें ये कहते हैं कि अगर हम इनका जवाब भी दे दें इन बातों का भी, तो ये जो केस एनालिसिस है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें दे सकता है और ज़्यादा अच्छी जो रेमेडीज हैं वेरी क्लोज वो हमें फाइंड करके दे सकता है। नेक्स्ट जो है ये नोट्स हैं, और इसमें सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो डाटा मिसिंग है
यानी जो अगर हो तो केस ज़्यादा मजबूत हो जाए, और ये क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन जो हैं ये भी इसमें शामिल हैं। आखिर में अगर आप देखें तो रेमेडीज का टैब है। ये देखिए कि इसमें उसने रेमेडीज की सिलेक्शन की है। ये आर्सेनिकम एल्बम है, ये 85% जो है वो हमारी जो केस है उसकी सिम्टम्स के साथ मैच करती है। इस तरह लाइकोपोडियम जो है वो 78% है, और नेट्रोम्योर जो है वो 72% एंड सो ऑन। ये तकरीबन इसने 5 जो रेमेडीज हैं ये हमें दिखा रहा है। और नेक्स्ट मटीरिया मेडिका का जो क्रॉस लिंक है उसका टैब हमारे पास मौजूद है कि हर जो उसने रेमेडी हमें सजेस्ट की है और उसके बारे में जो है मटीरिया मेडिका से मवाद जो है वो आपके सामने रख रहा है कि ये रेमेडीज जो हैं मटीरिया मेडिका के मुताबिक क्यों उसने सेलेक्ट की हैं। तो ये सारे टैब्स हैं जी। अब नेक्स्ट आखिर में अगर आप देखें तो हम ये जो हमारा केस है और इसका जो रिजल्ट है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल के तौर पर भी, और हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है उसमें भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में महफूज रख सकते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ आज की वीडियो में कवर हो गया होगा। लास्ट चीज़ आप देखें कि जब एक दफ़ा आप एनालाइज कर लेंगे तो शुरू में 10 क्रेडिट्स थे, तो एक दफ़ा जब केस एनालाइज हो गया तो 1 क्रेडिट आपका कम हो जाएगा। एक लास्ट में बात मैं बता दूं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से सर्वर अगर ज़्यादा बिज़ी हो तो बाज़ औक़ात ये केस एनालिसिस का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ पाता। वो कभी-कभार ऐसा हो सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपका क्रेडिट उस वक़्त तक कम नहीं होगा जब तक कि आप एक सक्सेसफुल केस एनालिसिस नहीं देख लेते। अगर कोई एरर आता है तो आप परेशान नहीं हों, आपके क्रेडिट्स कम नहीं होंगे। अगर कोई एरर आए भी तो थोड़ी देर बाद आप दोबारा इसी केस एनालिसिस के बटन को प्रेस करते हुए दोबारा से एनालिसिस के लिए ट्राई कर सकते हैं। मज़ीद आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस हों तो आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस को जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।